बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। भारतीय वजीर खारजा एक दफ़ा फिर फंस गया। गैर मुल्की सहाफ़ी ने जब पाक भारत कशीदगी के हवाले से और पहलगाम वाक़े के हवाले से उनसे सवालात किए तो भारतीय वजीर खारजा के पास इन सवालात का कोई जवाब नहीं था। वो भाग गए और किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस टॉपिक पे बात करेंगे और इसके अलावा डीपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है, बल्कि एक से ज्यादा बुरी खबरें हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए चेयरमैन पीटीआई और बैरिस्टर सैफ मुतहर्रक हो चुके हैं। ये जियो न्यूज की खबर है। इस खबर में कितनी हकीकत है, क्या वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है या नहीं, शुरू होगा कि नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा उकाड़ा में एक इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में हाजिर हुए, उन पर मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए गए, जिरा की गई, ये क्या माजरा था, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मियां चन्नू के डॉक्टर ने टेस्ट करने का नया तरीका इजाद किया है। खतून की जुबान से अपनी जबान लगाकर टेस्ट किया, ये तमाम तर क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद आज भी अपने मौक़िफ़ पर खड़ी हैं, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जयशंकर भारतीय वजीर खारजा के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जब भी पाक भारत कशीदगी के हवाले से उनसे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो उनके पास सहाफ़ी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। चंद दिन पहले उनसे एक सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उसने हिंदुस्तान के 6 त्यारे मार गिराए, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो उस वक्त भी भारतीय वजीर खारजा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने इनकार नहीं किया और कहा कि ये कौम इस्लामती का मामला है, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। अब एक दफा फिर एक गैर मुल्की सहाफ़ी के हत्थे चढ़ गए हैं, तो उनसे 2-3 मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे गए। एक तो ये कि पाक भारत कशीदगी अमरीकी सदर ट्रंप ने खत्म करवाई, आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो जयशंकर ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता। वजह यह है कि वो इस बात से मुसलसल इनकारी हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज फायर हुआ उसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया तो फौरी तौर पर हिंदुस्तान अमेरिका के पास भागा, डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की कि किसी भी तरीके से जंग बंदी करवाई जाए, तो अमेरिका के किरदार को ये नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ गैर मुल्की सहाफ़ी ने भारतीय वजीर खारजा से अगला सवाल किया कि आपने पहलगाम में 26 अफराद के कातलों को पकड़ लिया है, क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है, इस सारे अमल में अमेरिका का क्या किरदार रहा, वगैरह वगैरह। अब ये सहाफ़ी ने जब 2-3 सवाल पूछे तो भारतीय वजीर खारजा के पास इन सवालात का कोई जवाब नहीं था। देखिए, ये बड़ा एक वैलिड किस्म का सवाल बनता है कि जो पहलगाम का वाकया हुआ, पाकिस्तान ये कहता है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, झूठ पर मबनी एक दास्तान थी, पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई। तो जाहिर बात है, जब एक वाकया हुआ, जो कातिल थे वहां पे आए, उन्होंने मासूम लोगों को गोलियां मार दी, वहां से भाग गए, तो ये तो बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन बनता है ना कि आप इतनी बड़ी फोर्स वहां पे मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में कातिलों का वहां पर आना, अटैक करना, लोगों को मारना और फिर वहां से भाग जाना, तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसी उस वक्त कहां थी, उन कातिलों को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो भारतीय वजीर खारजा जनाब दुम दबाकर वहां से भाग गए और सहाफी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा, इसके अलावा डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस हवाले से एक अनाउंसमेंट की है कि जो भी लोग पाकिस्तानी दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तरीके से जाते हैं वो पाकिस्तान की बेइज्जती का बायस बनते हैं, लिहाजा उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा और जो भी डिपोर्ट होकर पाकिस्तान में वापस आएंगे उनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे, दूसरे नंबर पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और तीसरे नंबर पे डिपोर्ट होने वालों के नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाले जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी का यह फैसला बिल्कुल सही है। अच्छा जी, इसके अलावा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए चेयरमैन पीटीआई और बैरिस्टर सैफ मुतहर्रक हो चुके हैं। ये जियो ने खबर बहरहाल दी है, लेकिन जियो की ये खबर जो उसने अपने ज़राए के हवाले से नशर की है वो बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी है, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत क्लियर कह चुके हैं कि मैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है और मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं।
अब देखना यह है कि क्या वो मुझसे बात करने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते। जब एक बड़ा वाज़े और क्लियर पैगाम इमरान खान साहब की तरफ से दिया जा चुका है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो फिर बैरिस्टर सैफ या चेयरमैन पीटीआई की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ जाके कोई मुज़ाकरात करें। अच्छा जी, इसके अलावा उकाड़ा में एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन एक वाक़या पेश आया है कि ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, बाप, बेटी और 2 बच्चे जाँ भाग हो गए। आप ये सुनकर बड़े अफसुर्दा हुए होंगे कि 4 अफराद की शहादत हो गई, वो मौत के मुंह में चले गए। इसमें छोटे-छोटे बच्चे शामिल थे जिनकी उम्रें 8, 10 या 12 साल के लगभग थीं। अब देखना यह है कि इस तरह के वाक़यात हर रोज़ आए दिन रोनुमा होते रहते हैं और जो लापरवाही और गफलत का मुज़ाहरा करते हैं, वो बच भी जाते हैं। यानी कि जानों को भी ज़ाया कर देते हैं, लोगों को जख्मी भी कर देते हैं, गफलत और लापरवाही का मुजाहरा भी करते हैं, कानून को भी हाथ में लेते हैं, इसके बावजूद वो बच निकलते हैं। अब यहां मसला सिर्फ ये है कि हमारा कानून इस हवाले से बहुत कमजोर है। देखें, अगर कोई भी बंदा गफलत या लापरवाही का मुजाहरा करते हुए तेज रफ्तारी के साथ ड्राइव करेगा तो कानून के मुताबिक तो उसके खिलाफ सेक्शन 279 पाकिस्तान पीनल कोड का लगेगा, वो काबिल जमानत है। मतलब आपने एक जुर्म भी कर लिया और आप जेल में भी नहीं जाएंगे। अब अगर कोई बंदा लापरवाही का, गफलत का मुजाहरा करते हुए तेज रफ्तारी के साथ किसी को टक्कर मार दे और किसी को जख्मी कर दे, जितना भी शदीद जख्मी कर दे, उसके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 337G लगेगा, वो भी काबिल जमानत है। मतलब कि आप लोगों के बाजू तोड़ दें, हड्डियां तोड़ दें, टांगे तोड़ दें, बस वो मरना नहीं चाहिए, आप जेल में नहीं जाएंगे। ये है पाकिस्तान का कानून कि इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कानून इस हवाले से तकरीबन खामोश है। एफआईआर का अंदराज तो होगा लेकिन वो बंदा जेल में नहीं जाएगा चूंकि जुर्म काबिल जमानत है। अब यहां तीसरा सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई बंदा जिसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस मौजूद है तो आप ये समझ लें कि उसके पास बंदे मारने का लाइसेंस मौजूद है। वो जितनी मर्जी गफलत का मुजाहरा करे, लापरवाही का मुजाहरा करे, तेज रफ्तारी के साथ ड्राइव करे, किसी को भी नीचे अपनी गाड़ी के दे के कुचल डाले, मार डाले, तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 320 के मुताबिक। और ये जुर्म भी काबिल जमानत है, सिर्फ ये कि उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस मौजूद है। अब यहां चौथा सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई भी बंदा गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए किसी की जान ले ले, किसी को कुचल डाले, मार डाले, और अगर उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस मौजूद नहीं है तो उसके खिलाफ एफआईआर का अंदराज होगा, लेकिन इस केस में इंप्रिजनमेंट नहीं है, क्योंकि सेक्शन 322 पाकिस्तान पीनल कोड वो ये कहता है कि इसमें सिर्फ दियत होगी। आप अंदाजा कर लें कि अगर ड्राइविंग का लाइसेंस मौजूद नहीं है, आपने कितने ही लोगों की जान ले ली, आपको सिर्फ दियत अदा करना पड़ेगी। आल दो कि ये जुर्म काबिले जमानत नहीं है, लेकिन इसमें सजा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दियत है। अब मसला यह है कि जब तक इस कानून में तरमीम नहीं की जाएगी, जब तक इसको नाकाबिले जमानत नहीं बनाया जाएगा, जब तक इसकी सजा नहीं बढ़ाई जाएगी और जब तक इस तरह के लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, इनको सख्त तरीन सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये बंदे गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते रहेंगे। मैं इस हवाले से पहले भी एहतजाज करता आया हूं, मैं अब भी एहतजाज कर रहा हूं कि कानून में तरमीम होनी चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए, सख्त किस्म का कानून इस हवाले से बनाना चाहिए। जो पहले कानून है वो बहुत कमजोर है और आप ये समझ लें कि तकरीबन ना होने के बराबर है। अच्छा, इसके अलावा आज इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ जो इल्जाम लगाया वो ये था कि इमरान खान ने अप्रैल 2017 में ये इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने पानामा लीक्स के मामले पर चुप रहने और मौकफ से पीछे हटने के लिए उन्हें 10 अरब रुपए की पेशकश की थी। इस बात को लेकर शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया, हद तक इज्जत का। उसका ट्रायल चल रहा है और तकरीबन 3-4 तरीके इस हवाले से गुजर चुकी हैं कि शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में हाजिर होते हैं तो इमरान खान साहब के वकला उनके ऊपर जिरा करते हैं। अब यहाँ पहला सवाल तो यह है कि पाकिस्तान में इस तरह के मामलात में देखें, सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के केसेस उनके खिलाफ दर्ज नहीं होते और दावे नहीं किए जाते। अगर दावे किए भी जाएं, वो चाहे सियासतदान दूसरे सियासतदान के खिलाफ दावा दायर करे या वैसे अदरवाइज को हद के इज्जत का दावा दायर किया जाए, तो वो आम तौर पर आप ये समझ लें कि 99.99 वो डिक्री नहीं होते। और अगर मेरिट के ऊपर देखा जाए तो ये केस भी डिक्री होने वाला नहीं है,
لیکن جس طرح سے مجھے صورتحال لگ رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ الماس غنی کے پاس یہ کیس موجود ہے جو کہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں جو اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور جب ایک جج بائسڈ ہے، اس کا تعلق پہلے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، تو وہ جب اس کیس کا ٹرائل کرے گا تو وہ کیا انصاف کرے گا، کیا فیصلہ کرے گا؟ تو اگر میرٹ کے اوپر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو آئے گا وہ شہباز شریف کے خلاف آئے گا، لیکن اگر اس کیس کے جج کو دیکھیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ شہباز شریف کی فیور میں اور عمران خان کے خلاف آئے گا۔ اگر یہی جج رہا اور اسی جج نے اس کیس کا فیصلہ کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ کیس عمران خان کے خلاف جائے گا اور شہباز شریف کی فیور میں جائے گا۔ اچھا جی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیں، ایک لمبے عرصے سے وہ جیل کے اندر موجود ہیں اور ان کے خلاف چلیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو بھی کیسز بنائے گئے ہیں ان کی اتنی ورتھ نہیں ہے کہ سال ہا سال تک، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کسی کو بھی غیر معینہ مدت تک کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کیس کا ٹرائل بر وقت مکمل نہیں ہوتا، اس کیس کا فیصلہ بر وقت نہیں سنایا جاتا تو ملزم کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ضمانت اس وقت پینڈنگ ہے، طریقوں پہ طریقیں چل رہی ہیں، کیس کی سماعت ہو نہیں رہی، چارج فریمنگ کے اوپر ابھی ہوا کوئی نہیں ہے، کیس کا فیصلہ ہونے کا ابھی امکان نظر کوئی نہیں آ رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ایک خاتون کے ساتھ خاص طور پہ۔ دیکھیں، قانون اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس کو اسپیشل ٹریٹ کیا جائے، اسے ضمانت پہ رہا کر دیا جائے۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ بیمار ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، اولڈ ایج ہیں، خاتون ہیں، تو ان کو ریلیف ملنا چاہیے، ضمانت پہ ان کو رہا ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ان کی ضمانت منظور نہیں ہو رہی۔ تو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں موجود ہیں، لیکن وہ نہ ڈری ہیں، نہ گھبرائی ہیں، نہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی، نہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا۔ آج بھی وہ اپنے سٹانس کے اوپر کھڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے خود کروایا، اپنے لوگ شامل کر کے یہ سازش کی گئی کیونکہ وہ ہماری پارٹی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ہم تو مسلسل لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ جناح ہاؤس کے اندر مت جاؤ۔ چلیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک آئرن لیڈی ہے، اتنی تکالیف کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود، اتنی شدید گرمی میں جیل میں رہنے کے باوجود وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی ہیں اور انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اچھا جی، میاں چنو میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ڈاکٹر نے خاتون کا ٹیسٹ اس طرح سے کیا کہ اس کی زبان کے اوپر اپنی زبان لگا کے ٹیسٹ کیا۔ یہ کل کا معاملہ ہے، میں نے اس کو دانستہ طور پر کل ڈسکس نہیں کیا تھا کیونکہ میں اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ معاملہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک ویڈیو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر میں اس کیس کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں ایک مرد، اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، موبائل فون ہے، اور وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ میری بیوی ہے، یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ دیکھیں یہ میں ہوں۔ اس ڈاکٹر صاحب نے میری بیوی کا ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے کہا کہ اپنی زبان باہر نکالو، اور اس ڈاکٹر نے اپنی زبان میری بیوی کی زبان کے اوپر لگا کے اس کا ٹیسٹ کیا کہ یہ کون سا طریقہ ہے ٹیسٹ کرنے کا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے نے بھی، یعنی اس عورت کے خامد نے جو یہ ویڈیو بنائی، اسے سب سے پہلے اپنی بیوی سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زبان ڈاکٹر کے سامنے باہر کیوں نکالی، جبکہ تمہیں اس بات کا پتا تھا کہ وہ اپنی زبان تمہاری زبان کے ساتھ ٹچ کر کے یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی حیرت والی اور عجیب قسم کی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عورت کی مرضی کے خلاف کوئی بھی بندہ اپنی زبان کسی دوسری عورت کی زبان کے اوپر ٹچ کرے؟ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اس عورت کی مرضی کے ساتھ ہوا۔ تو جس بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس عورت کے خامد نے، تو سب سے پہلے تو اس سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی، سب سے پہلے اپنی بیوی سے پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دیکھیں، جب دو لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تبھی زبان آپس میں ٹچ کرتی ہے، ویسے تو نہیں کرتی۔ تو عورت کی مرضی کے خلاف جا کے تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اپنی بیوی سے پوچھو کہ اس نے اتنی سپیس اور اتنی اجازت کیوں دی کہ ڈاکٹر اس کے اتنا قریب آ گیا کہ اس نے اپنی زبان تمہاری بیوی کی زبان کے اوپر ٹچ کر دی۔ دوسرے نمبر پہ، جس بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس نے ڈاکٹر کو ایکسپوز کرنے کے چکروں میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کے اپنی اور اپنی بیوی کی انسلٹ کی ہے۔ تو میں یہاں سب سے پہلے اس بندے کو کنڈیم کروں گا جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے،
اور اس نے خود کو بھی ذلیل کیا، اپنی بیوی کو بھی ذلیل کیا، اور سب سے پہلے اسے سوال اپنی بیوی سے ہی پوچھنا چاہیے تھا۔ اچھا، بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کی، یہ میکسیمم کیا ہوگا؟ ہیراسمنٹ میں آئے گا، اس بندے کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا، وہ گرفتار ہو چکا، لیکن اس کے خلاف جو کیس بنتا ہے وہ انتہائی معمولی نوعیت کا کیس ہے۔ اب اس بندے نے تو ویڈیو بنا کے دنیا کے سامنے یہ رکھ دی بات کہ جی یہ دیکھیں جی اس ڈاکٹر نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا، وہ بات تو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، لیکن ڈاکٹر کو اس کے کیے کی اس طرح سے سزا نہیں ملے گی، کیونکہ جو اس کے خلاف کیس بنایا گیا ہے، کیا ہوگا میکسیمم 2 4 5 دن یا 10 دن اس کی ضمانت منظور ہو جائے گی اور وہ ڈاکٹر جیل سے رہا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔